Hello students, next one topic is startup and shutdown procedure in Linux. So startup procedure हमने पहले प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस किया था उस टाइम पर कि जब भी मशीन पावर्ड ऑन हो रहे आफ्टर ए मशीन इज पावर्ड ऑन द सिस्टम लुक्स फॉर द ऑल पेरिफेरल्स एंड देन गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स. तो सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या होंगे एग्जैक्ट वो हम पहले इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, जो इंटरनेट से डेटा मैंने आपको भेजना है, और उसके बाद हम बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. So 6 stages of Linux boot process. When we press the power button, after few moments we see the login prompt. So हमें background में क्या हो रहा है ये नहीं पता होता, तो वही steps आज हम discuss कर रहे हैं. First one is BIOS, basic input output system. एग्जीक्यूट करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को, और मास्टर बूट रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करता है ग्रब को. ग्रब फर्दर फाइल सिस्टम को मेमोरी में लेकर आएगा, और कर्नल उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा इनिट प्रोग्राम को. इनिट प्रोग्राम मीन्स किस रन लेवल पर एग्जीक्यूट होगा. तो वन बाय वन स्टेप हम देखते हैं. BIOS stands for basic input output system, performs some system integrity check, search, load, execute the boot loader program. It looks for the bootloader in the floppy CD-ROM hard disk, and you can press a key F2 or F12 during the BIOS startup to change the boot sequence. तो स्टूडेंट्स ये डिफाइंड होता है BIOS सेटिंग्स में कि जो बूट लोडर है वो फर्स्ट मीन्स कहाँ से सर्च किया जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन भी होता है. तो अब जो सेटिंग्स है वो आप चेंज कर सकते हैं बायोस में, बट इट्स फर्स्ट बूटिंग डिवाइस आपने हार्ड डिस्क रखी है, फ्लॉपी रखी है, CD रोम रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्च होगा. वंस द बूट लोडर प्रोग्राम इज डिटेक्टेड लोडेड इनटू द memory, BIOS gives control to master boot record. So in other terms, BIOS load and execute master boot record. It is located in the first sector of bootable disk. अब लाइनेक्स है तो लाइनेक्स में फर्स्ट क्या होता है, बूटेबल फॉर्मेट होता है, जिसको हम एक तरह से बूट ब्लॉक भी बोलते हैं. तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि डिवाइस नेम यूज़ किया जाता है लाइनेक्स में DEV देन HDA या DEV SDA. MBR means master boot record is less than 512 byte in size and have three components. One is bootloader, second is partition table, and third one is validation check. No need to remember all the sizes, simply three sections: primary, bootloader, partition table and validation checks. It contain information about grub. grub आपका एक grub loader होगा इसमें, जो Linux में यूज़ होता है. So in simple terms, MBR master boot record loader loads and execute grub bootloader. एंड ग्रब फर्दर इफ़ यू हैव मल्टीपल कर्नल्स, अगर एक आपने लिया रेड हैट के ही कई एडिशंस हैं, तो आपको ये चॉइस देगा यहाँ पर कि आप इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए. ग्रब जैसे विंडोज़ के अलग अलग एडिशन हो तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर. इफ़ यू हैव मल्टीपल कर्नल इमेजेस इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, यू कैन चूज़ विच वन यू वांट टू एग्जीक्यूट. एंड ग्रब डिस्प्ले स्प्लैश स्क्रीन वेट फॉर ए सेकेंड. अगर आप कोई की प्रेस नहीं करते तो जो डिफ़ॉल्ट है उसको ये सेलेक्ट कर देता है. Grub has the knowledge of file system and it load the file system. Grub configuration is boot then grub config. तो ये हमें इतना डिटेल ये प्रोग्रामिंग नहीं करनी है. सो इन सिंपल ग्रब जस्ट लोड एंड एग्जीक्यूट कर्नल एंड init rd. init rd इज़ द मेन प्रोग्राम. यहाँ हम कहीं ग्रब किसे लोड एग्जीक्यूट करते हैं, कर्नल को. कर्नल माउंट द फाइल सिस्टम. तो माउंटिंग सिस्टम का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं यहाँ से. देखिए इनिशियली हम कहते हैं कि ग्रब आया, ग्रब क्या करेगा. अब यहाँ से सबसे पहले डायरेक्टरी कौन सी उठाई जाएगी कि बूट. क्यों, बूट के अंदर ग्रब होता है. ठीक है, ये सब क्लियर है. उसके बाद इसके अंदर बिन, रूट, एस बिन, ETC और बहुत सारी अदर डायरेक्टरीज़ को ये फाइल सिस्टम पे माउंट करता है. माउंट करने का मीनिंग है इस ट्री से अटैच करना. सो माउंट द रूट फाइल सिस्टम इन एज स्पेसिफाइड इन द रूट इन ग्रब कॉन्फिग. कर्नल एग्जीक्यूट द एस बिन देन इनिट. तो एस बिन भी हमने बात की, तो एस बिन का मतलब है इनिट. अभी प्रोग्राम किसका चलेगा, सुपर यूज़र का. ऑर्डनरी यूज़र का होगा तो ETC देन उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग. सिंस इनिट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड,
बाय द लाइनक्स कर्नल इट हैज़ अ प्रोसेस ID 1, और ये हम प्रोसेस चैप्टर में भी देख चुके हैं कि 1 ID का प्रोसेस क्या है, इनीट. Init RD stands for initial RAM disk. So init is used by kernel as temporary root file until kernel is booted. So real root file system is mounted. मतलब क्या है, ये जो भी माउंटिंग हो रही है ये कहाँ हो रही है, रैम पर. नेक्स्ट वन इज it also contains necessary driver compiled inside which help to access the hard drive partition and other hardware. इनीट का अब ये मेन पार्ट है जिसके लिए हमने नेट से कंटेंट लिए. ये मैटर करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो मीन्स लॉगिन प्रोसेस है वो कौन से स्टेट में और कौन से रन लेवल पर एग्जीक्यूट होगा. अब इनीट टैब फाइल टू डिसाइड लाइनक्स रन लेवल, और ये रन लेवल क्या क्या होंगे. 0 का मतलब होता है हॉल्ट और 6 का मतलब होता है रीबूट. देखिए 0 मीन्स शट डाउन एंड 6 मीन्स रीबूट. सिंगल यूज़र मोड यूज़ होता है मेनली एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई बैकअप लेना चाहे उस टाइम पर सिंगल यूज़र मोड में रख सकता है. सेकेंड वन मल्टी यूज़र विदाउट NFS, एंड 3 इज़ फुल मल्टी यूज़र मोड, but 5 is multi-user mode with graphics, 4 is unused. So again I am repeating, 0 is halt means shutdown, 6 means reboot, and 1 means single user mode only for the administrator, 2 is multi-user mode, 3 is full multi-user mode, and 5 is multi-user mode. It is given here X11, that is graphic mode multi-user mode. So init identify the default in init level from the init, then sorry etc then init tab, and use that to the load all the appropriate program. So if you want to get into the trouble, you can set the default run level to 0 and or 6. तो 0 और 6 का मैंने बता दिया. टिपिकली हमारे पास क्या होता है, रन लेवल 3 to 5. So run level program when the Linux system is booting, you might see various services getting started. जिस टाइम पर आप लाइनक्स चल रहा होता है तो कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिनको अब हम समझ सकते हैं. ऐसे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं जो हम अब देख चुके हैं प्रोसेस चैप्टर में. So those are the run level programs executed from the run level directory as defined by your run level. Depending upon the default init level settings, the system will execute the programs from one of the following directories. तो रन लेवल के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर डायरेक्टरीज हैं जो ETC के अंदर हैं, ये हर एक सिस्टम में होंगी. अगर आप अपने लाइनक्स सिस्टम में भी चेक करें तो ऐसा मिलेगा. प्लीज़ नोट दैट देयर आर ऑल्सो सिम्बॉलिक लिंक्स अवेलेबल for these directory under etc directly. So this is linked to the etcrc0.d is linked to the etcrc.d slash etc sorry rc0.d. तो ये यहाँ पर S का मीनिंग लिया है स्टार्टअप के लिए, K का मीनिंग लिया किल के लिए. तो जनरली जो K से नेम्ड है वो किलिंग के लिए, शटडाउन के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, और S का मीनिंग है स्टार्टअप के लिए. तो स्टूडेंट यहाँ तक हमें मैटर लेना, ये आपको अलग से सेंड कर दिया जाएगा फ्रॉम इंटरनेट. अदरवाइज़ आप लाइनक्स सिस्टम स्टार्टअप प्रोसेस इन लाइनक्स सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आता है वो यही है. पिक्चर से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये बेटर गिवन है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझ भी आएगा और ईजी भी रहेगा. नेक्स्ट वन इज़ इफ़ वी कंसीडर द बुक कंटेंट्स. बुक कंटेंट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. तो आफ्टर मशीन इज पावर्ड ऑन द सिस्टम लुक्स फॉर ऑल पेरिफेरल पोस्ट ऑपरेशन हुआ, एंड दैट मे टेक अप टू फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट द बूट साइकिल. द एग्जैक्ट सीक्वेंस इज सिस्टम डिपेंडेंट बट द मेजर इवेंट इज लोडिंग द कर्नल. तो वहाँ पर बात क्या हुई थी, कर्नल ही लोड करना है. कर्नल कौन लोड करेगा उस टाइप, उसके अकॉर्डिंग पहले वहाँ पर पोस्ट ऑपरेशन से बायोस से फिर MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, दैट ग्रब, देन ग्रब के बाद कर्नल. तो अल्टीमेट एम क्या है, कर्नल को लोड करना, और कर्नल के बाद जो नेक्स्ट है कर्नल क्या स्वैन करता है, स्वैन करना या हम बोलें फॉक करना, क्रिएट करना इनीट प्रोग्राम को. और इनीट क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये फर्दर अदर शेल्स को भी क्रिएट करता है, दैट इज सिस्टम डेमोन्स. सो ए यूनिक सिस्टम बूट्स टू ए स्पेसिफिक स्टेट एंड दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर दैट इज कॉल्ड रन लेवल. तो ये रन लेवल हम देख चुके हैं 0 1 2 3 4 5 6, 4 is unused. So default run level as well as the action to take for each run level are controlled by init. So single user mode tha, this mode is important for administrator who use it to perform his administrative tasks like checking or backing up the individual file system. Other use prevent from operating system in single user mode. तो single user mode only for the administrator और multi user mode है individual file system के लिए.
इंडिविजुअल फाइल सिस्टम आर माउंटेड एंड सिस्टम डेमोन्स आर ऑल्सो स्टार्टेड. तो प्रिंटिंग अगर आपको करनी तो मल्टी यूजर मोड होना चाहिए. चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट गिवन है इनीट गेटी लॉगिन एंड शेल. ये डायग्राम आपको वैसे जो नोट्स गिवन है उसके अंदर है, जहाँ पर गोड बोले की बुक से आपको कंटेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 13 के, वहाँ ये डायग्राम मिलेगा. एक दूसरे से शेयर कर लीजिएगा. अदरवाइज़ मैं आपको डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. क्या डायग्राम है ये? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ आएगा इनीट. ठीक है, इनीट के फर्दर डायगनली हम ले रहे हैं इसको. इनीट विल फॉग गेटी. और इनीट से भी पहला प्रोग्राम क्या था? शेड्यूल. शेड्यूल यहाँ गिवन नहीं है. कई बुक्स में इसका प्रोसेस आईडी होता है 0, इसका होता है 1. 1 से 1 हमेशा रहेगा. इनीट देन गेटी. गेटी किसको कॉल करेगा? इनीट कैन कॉल मल्टीपल गेटी, अगेन मल्टीपल गेटी. एंड getty will call login, means getty further fork और create login process. जितने यूज़र्स हैं उतने ही getty होंगे. और लॉगिन के बाद यूज़र नेम पासवर्ड के बाद आपको क्या मिलेगा? शेल. ठीक है, तो गेटी के बाद लॉगिन और लॉगिन के बाद शेल. और फिर यहाँ जो आप कमांड लिखते हैं सपोज सीपी, तो इसका प्रोसेस क्रिएट होगा. सो दिस इज़ द प्रोसीजर. ये एक ट्री बन जाती है कि इनीट से मल्टीपल गेटी और गेटी के फर्दर लॉगिन, लॉगिन के बाद फर्दर शेल. तो वहाँ उस चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया हुआ स्टार्टअप प्रोसीजर में कि सबसे पहले कर्नल ऑन हुआ, कर्नल के बाद इनीट प्रोग्राम कंट्रोल करेगा रन लेवल को, उसके बाद इस ये फॉक या क्रिएट करेगा गेटी को, गेटी के बाद ये क्रिएट करेगा लॉगिन को, और लॉगिन में जब यूज़र नेम पासवर्ड आप करेक्टली एंटर करेंगे देन इट विल फॉक शेल, और शेल के बाद आप अपना कमांड स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो ए लॉगिन प्रोसीजर. तो ये भी आप लॉगिन प्रोसीजर में रख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हु माइनस आर. तो यहाँ रन लेवल 3 शो किया है. हमें पता है 3 और 5 को हम यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर द एडमिनिस्ट्रेटर शट डाउन प्रोसीजर. तो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टार्टअप एंड शट डाउन. तो शट डाउन के टाइम पर भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है. द एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो हैव द ड्यूटी ऑफ शटिंग डाउन दिस मशीन एट द एंड ऑफ द डे. द शट डाउन कमांड कंट्रोल दिस सीक्वेंस. शट डाउन यूजली परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. नंबर 1, एक तो सबको मैसेज करना. इन जनरल बात करते हैं कि एक सबसे पहले काम है एडमिनिस्ट्रेटर को कि सबको मैसेज किया जाए कि अभी सिस्टम शट डाउन होने वाला है, सो दैट वो लॉग आउट कर ले, अपने प्रोसेसेस को वहाँ से टर्मिनेट कर ले. फिर उसके बाद एक सिग्नल भेजा जाता है सभी जो रनिंग प्रोसेस है उनको टर्मिनेट करने के लिए, चाहे वो सिस्टम के हों चाहे वो अदर यूज़र्स के हों. अगर मान लीजिए प्रॉपर अदर यूज़र्स ने लॉग आउट किया है तो उनको लॉग ऑफ करना, और जो नहीं किया है तो उनको रिमेनिंग प्रोसेसेस को किल करना. फिर जो सेकेंडरी सिस्टम है उसको अनमाउंट करना. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. नोटिफाई ऑल यूजर्स विद द वॉल कमांड अबाउट टेलिंग अबाउट द सिस्टम गोइंग शट डाउन. तो हमने ये शेड्यूलिंग प्रोसेस में भी किया था कि अगर इस सुपर यूज़र को हो कभी इवनिंग में ये मैसेज डेली देना पड़ता है तो आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं. द सिस्टम इज़ गोइंग टू शट डाउन सो दैट यूज़र कैन सेव देयर कंटेंट्स. Users are then expected to close all their files and log out of the system within a minute. Uh, Shut down itself, sleep for a minute after mailing the first message and may issue a reminder of 1 or 2. Then send signal to all running processes so that they can terminate normally. Means ये procedure एडमिनिस्ट्रेटर के एंड पर भी जो प्रोसेस चल रहे हैं उनके लिए भी है. जब आप लोग शट डाउन की जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं, शट डाउन लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. लोग यूज़र ऑफ एंड किल रिमेनिंग प्रोसेस, ये उस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है जब एक सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट उससे कनेक्टेड है. नेक्स्ट वन इज़ अनमाउंट ऑल सेकेंडरी फाइल सिस्टम्स. अनमाउंट कंसेप्ट देख लीजिए. जिस टाइम हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था और ये सारे एक एक करके मेमोरी में आए थे, अटैच हुए थे. अब क्या हुआ, आपने कोई काम किया होगा, होम या रूट पर कुछ फाइल्स बनाई होंगी, ठीक है ना. अब किस फाइल सिस्टम में आपने कितनी फाइल बनाई, कितने ब्लॉक्स बचे हैं फ्री, कितने आईनोड फ्री बचे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भी इसको स्टोर करनी है. तो मेमोरी से आउट करने से पहले क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करेगा या इनको रिमूव करना इस एंड से, इसको हम क्या बोलते हैं, अनमाउंटिंग. जो भी यहाँ डायरेक्टली अटैच थी उसको यहाँ से इरेज कर देना रैम से और उसकी इन्फॉर्मेशन वापस हार्ड डिस्क पर सेव करना कि इसमें कितने ब्लॉक फ्री हैं, कितने आईनोड फ्री हैं, कितने कंज्यूम्ड है, किसके लिए कंज्यूम्ड है. सो दिस इज अनमाउंटिंग कंसेप्ट. नेक्स्ट वन इज, चलिए हम यहाँ इस स्टेप पर थे.
So unmount all secondary file system, write information about the file system status to the disk. तो ये बात हमने डिस्कस की थी, फाइल सिस्टम में कितने ब्लॉक्स फ्री हैं और कितने आइनोड फ्री हैं. नोटिफाई यूजर्स टू रीबूट और स्विच ऑफ और मूव सिस्टम टू सिंगल यूज़र मोड. तो शटडाउन होने से पहले क्या होता है, सिंगल यूज़र मोड में जाएगा ही जाएगा. आप कभी शटडाउन प्रोसीजर को बड़े ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा ये कहीं ना कहीं मेंशन कि गोइंग टू सिंगल यूज़र मोड. अब नेक्स्ट है शटडाउन के लिए आप प्रॉम्प्ट पर कमांड लिख सकते हैं, शटडाउन -G पावर डाउन और शटडाउन आफ्टर 2 मिनट्स. शटडाउन -Y -G 0, इसका मतलब है इमीडिएट शटडाउन. और शटडाउन इमीडिएटली करके उसको रिबूट करना है तो शटडाउन -Y -G 0 -I 6. तो कई सिस्टम में अगर ये कमांड ना चले तो हम ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, शटडाउन एट ए स्पेसिफिक टाइम. और शटडाउन -RH मीन शटडाउन एंड रीबूट, इमीडिएटली शटडाउन करें एंड रीबूट करें. शटडाउन -H नाउ, शटडाउन इमीडिएटली एंड हॉल्ट. तो ये आप कमांड अपने लाइनिक्स सिस्टम पर ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग डिस्क स्पेस. मैनेजिंग डिस्क स्पेस इज़ ए कमांड that need to be understand the concept of inode and blocks. चलिए स्टूडेंट पहले एक बार inode और blocks का कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद ये कमांड आपको समझ आएगी. मान लीजिए ये हमारा है रूट का एग्जांपल लेते हैं, सुपर यूज़र की अपनी होम डायरेक्टरी. अब मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 ब्लॉक इसको अलॉटेड है और यहाँ पर 500 inode अलॉटेड है. ठीक है, ये है ब्लॉक्स और ये है आइनोड्स. ब्लॉक्स आर नंबर ऑफ पेजेस, जैसा क्लास में डिस्कस किया था, और आइनोड मतलब इतने चैप्टर्स आप इस कॉपी में बना सकते हो. अब आपको एग्जांपल भी लिया था कि मान लीजिए एक चैप्टर के लिए हम एक ही पेज यूज़ करते हैं. मीन्स आइनोड का मतलब है अगर कोई भी फाइल बनानी है या डायरेक्टरी बनानी है, वी नीड एन आइनोड नंबर. जब तक आइनोड नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते. और ये मिलेगा कब, जब उस फाइल सिस्टम में, मतलब अगर आप रूट में काम कर रहे हैं और रूट में अवेलेबल होगा तो ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करेगा. सो स्टूडेंट्स 500 फाइल्स हमें बनानी है, 500 चैप्टर्स हमें बनाने हैं सपोज. तो एक मान लेते हैं एक फाइल एक ब्लॉक लेती है, एक ब्लॉक मीन्स एक पेज. तो अभी कितने ब्लॉक बचेंगे, दैट विल बी 9500. अब आइनोड हमारे कंज्यूम हो गए, हमें नई फाइल बनानी है 5015. वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू फाइल बिकॉज आइनोड आर एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो चुके हैं आइनोड. ब्लॉक चाहे फ्री है, मीन्स आपको 500 चैप्टर्स बोला था तो 500 चैप्टर आप बना चुके हैं, तो आपके पास चाहे पेजेस खाली है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा. दूसरा केस कि मान लेते हैं आइनोड तो फ्री है लेकिन ब्लॉक कंज्यूम हो गए. मान लेते हैं हम 10 फाइल बनाई और एक फाइल में हम 1000 पेजेस यूज़ कर रहे हैं. वी हैव क्रिएटेड और वी हैव यूज्ड 10 आइनोड्स. आइनोड वी आर लेफ्ट विथ 490, हमें अभी आइनोड रहते हैं, लेकिन एक फाइल के लिए हमने 1000 पेजेस या 1000 ब्लॉक्स का यूसेज किया. अब 10 फाइल्स बनाई, एक में हमने 1000 यूज़ किए तो कितना हुआ टोटल 10,000, ऑल ब्लॉक्स कंज्यूम्ड. तो आइनोड जो फ्री है उसका भी कोई यूसेज नहीं है. मीन्स अगर आप 11th फाइल बनाएंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा नो ब्लॉक्स स्पेस प्रॉब्लम, जो भी ये मैसेज रहेगा, बट यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट. तो अब ऐसे ही होम है, ETC है, हर एक में अलग अलग फाइल्स, इनको क्या माना जाता है, अलग अलग फाइल सिस्टम. DEV इज़ फाइल सिस्टम, बिन इज़ फाइल सिस्टम, बूट इज़ फाइल सिस्टम. तो हर एक के नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ आइनोड कितने हैं, कितने कंज्यूम्ड हैं, कितने यूज्ड हैं. ठीक है ना. तो कितने यूज़ हैं, वही बात हमने शटडाउन प्रोसीजर में भी की थी कि अभी कितना क्रिएट किया, वो लास्ट स्टेटस हमें हार्ड डिस्क पर दोबारा सेव करना होता है. दैट इज़ द ब्लॉक कंसेप्ट एंड द आइनोड कंसेप्ट. तो आपको अब ये डिस्क रिलेटेड डिस्क मैनेजमेंट देखनी है कि रिपोर्टिंग फ्री स्पेस आप अगर देखना चाहते हैं कि ये अलग अलग, ये देखिए रूट के अंडर की डायरेक्टरीज. उसके बाद सेकंड कॉलम में ये है फाइल नेम, दिस इज़ फाइल नेम. ये हुआ आपका डायरेक्टरी रूट के अंडर. दिस इज़ फाइल नेम जो आपका डिवाइस फाइल है जो भी ये सिस्टम ने दिया है. दीज आर ब्लॉक्स, दीज आर आइनोड्स एज मैंशनड हेयर. ठीक है, कितने ब्लॉक्स हैं, ये कितने यूज़ है ये नहीं शो किया हुआ यहाँ पर. इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करें उसमें ये भी मेंशन आएगा कितने यूज़ हैं. ठीक है, तो अभी कितने ब्लॉक्स हैं, इसके पास कितने आइनोड्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है तो हम यूज़ करेंगे DF. अब नेक्स्ट है DF किसी, ये तो वो पूरे डायरेक्टरी सिस्टम का इन्होंने दिया. अगर आपको सिर्फ होम का देखना है तो आप लिखें
df/home, यहाँ पर लिखा है df-k/then/user। ये दो डायरेक्टरीज़ की डिटेल चाहता है, लेकिन किस में, बाइट्स में, और कितना यूज़ हुआ, कितना अभी फ्री है, मींस कैपेसिटी कितनी यूज़ है, कहाँ माउंटेड है, कहाँ अटैच्ड है। तो ये आप ले सकते हो df-k से। इसके अलावा एक और ऑप्शन है df-h। तो लाइनेक्स में -h भी चलता है। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट फाइल सिस्टम का आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डी यू मीन्स डिस्क यूसेज। अब बारी आई कि हमने ब्लॉक्स को यूज़ किया है। तो यहाँ ये होम के अंडर, अगर होम के अंडर अमन, अमित, योगेश, ये अलग अलग यूज़र्स हैं, तो होम के अंडर हर एक फ़ाइल के बारे में बताएगा ये। अब योगेश के भी जो डायरेक्टरीज़ हैं, उसकी फ़ाइल्स हैं, एक एक फ़ाइल के बारे में ये फ़ाइल साइज बताएगा कि कितने ब्लॉक्स उसने यूज़ किए, और फर्दर टोटल समरी ये एंड में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिए होम, देन सेल्स, देन TM1। अब TM1 डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स थी वो फॉर्म्स, डाटा और डेटाबेस, ये तीन ही कंटेंट थे सपोज, और तीनों ने कितने कितने ब्लॉक्स लिए वो सामने लिखा हुआ है, 11554 128820 638। ठीक है, तो इन टोटल को मिला करके यहाँ पर इन्होंने शो किया 25170, और जो नीचे डॉटेड का मतलब, और बाकी शो नहीं किया। आप टोटल करने मत बैठ जाना यहाँ पर, क्योंकि ये डॉटेड का मतलब सम आउटपुट इज पेंडिंग। सो अगर आपको समरी चाहिए, या ये तो वो एक एक फाइल का आपको दिखाएगा। अगर गलती से आपने कमांड लिखी du// तो आपकी स्क्रीन स्क्रॉल होती रहेगी, ये पूरे फाइल सिस्टम की डिटेल देगा, हर एक फाइल की। तो आप बेटर है किसी स्पेसिफिक फाइल या डायरेक्टरी का नेम ही मेंशन करें, सपोज /home देन अनमोल/d1। तो डायरेक्टरी d1 के कंटेंट के देखने हैं, तो ऐसे आप ले सकते हैं। समरी आपको चाहिए तो du/-s, तो लास्ट जो एंट्री थी प्रीवियस कमांड में, वही से भी डिस्प्ले करेगा। और अगर आपको होम डायरेक्टरी के यूज़र्स जितने बनाए उनकी समरी चाहिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं du-s/home/star। स्टार मीन्स जितने यूज़र होम डायरेक्टरी के अंदर बने हुए हैं। तो ये हमारी एक कमांड थी, दैट इज़ du एंड df। नेक्स्ट वन इज़ डिवाइस फाइल। डिवाइस फाइल में हमने लिया था दो तरह की फाइल्स होती हैं, वन इज़ ब्लॉक ओरिएंटेड, वन इज़ कैरेक्टर ओरिएंटेड। तो ब्लॉक ओरिएंटेड कौन सी फाइल है देख लेते हैं। ब्लॉक ओरिएंटेड में जो भी है आपका रहेगा, ईच ब्लॉक ये रिप्रेजेंट इंटीग्रल नंबर 512 बाइट में डाटा स्टोर होगा। डाटा इज़ फर्स्ट ट्रांसफर टू बफर कैशे विच द कर्नल लेटर राइट ऑन द डिस्क। मीन्स जो भी रीडिंग और राइटिंग होगी वो फिक्स साइज ब्लॉक्स में होगी। स्टूडेंट्स, ब्लॉक ओरिएंटेड का हम एग्जांपल लें, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ऑल आर ब्लॉक ओरिएंटेड। और कैरेक्टर ओरिएंटेड का एग्जांपल लें तो हम टर्मिनल, टेप ड्राइव और प्रिंटर, दीज आर कैरेक्टर ओरिएंटेड। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड और ब्लॉक ओरिएंटेड का सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं फाइल साइज इज़ 21 बाइट। तो 21 बाइट अगर हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव या CD रोम में स्टोर करेंगे जो ब्लॉक ओरिएंटेड है, तो अगर ब्लॉक ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें मेंशन है दीज आर ब्लॉक ओरिएंटेड एज वेल एज कैरेक्टर ओरिएंटेड, बट हार्ड डिस्क को ब्लॉक ओरिएंटेड ही रखा जाता है। रीज़न बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो रीडिंग या राइटिंग करता है वो ब्लॉक्स में करता है। तो अगर ब्लॉक ओरिएंटेड की बात करें तो 21 बाइट की एक फाइल है, इट विल ऑक्यूपाई 1024 बाइट्स इन केस ऑफ लाइनेक्स, रेड हैट लाइनेक्स। ठीक है, एज पर द एग्जाम्पल गिवन, यहाँ पर इनका ब्लॉक साइज कितना है 512 बाइट, तो इट विल ऑक्यूपाई 512 बाइट ऑन द हार्ड डिस्क। मीन जितना भी 21 को माइनस करें 512 से, वो स्पेस क्या होगा, फ्री रहेगा, लेकिन ये पूरा ब्लॉक साइज कंज्यूम करेगा। दूसरा, अगर यही करेक्टर ओरिएंटेड होती तो करेक्टर ओरिएंटेड में क्या होता है कि करेक्टर ओरिएंटेड के अंदर जो जितना करेक्टर्स है सिर्फ उतना ही साइज लेगा। मीन्स 21 बाइट है तो 21 बाइट ही लेगा। आपको ये एफिशिएंट तो लगेगा कि स्पेस कम वेस्ट हुआ, लेकिन मैम कर्नल को रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव को ब्लॉक ओरिएंटेड रखा जाता है, और टर्मिनल, प्रिंटर, टेप ड्राइव, ये क्या होते हैं आपके कैरेक्टर ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें अब हम आउटपुट को देखते हैं। प्रीवियस क्या आती है LS-L से। यहाँ पर जो आउटपुट रहेगी इसको हमें समझना है बहुत अच्छे से। यही डिवाइस फाइल, वैसे हम ये क्लास में ले चुके हैं, फिर भी क्योंकि टॉपिक आया है दोबारा, तो एक बार जिन्होंने पहले नहीं किया उनके लिए रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर है, ये है ब्लॉक ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड। ये फर्स्ट कॉलम क्या इंडिकेट करता है, ब्लॉक है, डिवाइस ब्लॉक ओरिएंटेड है, कैरेक्टर ओरिएंटेड है। उसके बाद है लिंक, उसके बाद ये है यूज़र नेम, उसके बाद ग्रुप नेम, किस ग्रुप में आता है,
ये है मेजर नंबर और ये है माइनर नंबर। मेजर नंबर और माइनर नंबर अब हमें समझने हैं। अगर ये कॉर्डनरी फाइल होती तो यहाँ क्या होता, साइज, इन दोनों के प्लेस पर क्या होता, साइज। मेजर नंबर और माइनर नंबर का मीनिंग है, मेजर नंबर इज अ डिवाइस ड्राइवर नंबर एंड माइनर नंबर इज अ फंक्शन। ये हार्ड डिस्क का डिवाइस ड्राइवर नंबर मान लो आपका है 80, तो 80 का रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट विल बी द फंक्शन, दैट इज माइनर नंबर। ये है आपके पास मॉडिफिकेशन डेट एंड टाइम एंड लास्ट वन इज द फाइल नेम। तो स्टूडेंट्स ये था डिवाइस फाइल, ठीक है। तो यही डिटेल इसमें गिवन है, ब्लॉक ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड, मेजर नंबर क्या होता है, माइनर नंबर क्या होता है, वो आप रीड करते रहिएगा। नेक्स्ट केस इज बैकअप, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।